नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को एक नया आयाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया। पीएम ने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, मानवता को कई तरीके की चुनौतियां और संकट से जूझना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। और इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण देते हुए भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। भारत और रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या फिर बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि डिफेंस को लेकर पुतिन ने कहा कि पिछले करीब 50 साल से रूस भारतीय सेना को हथियार देने और उसे आधुनिक बनाने में मदद करता आ रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस फोर्सेज हो, एविएशन हो या फिर नेवी हो। पुतिन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये दौरा और यहां पर हुए समझौते भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे, जिससे दोनों देशों और भारत रूस की जनता को, लोगों को फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत को आखिर क्या मिला, क्या नहीं मिला, इसको आज समझने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस यात्रा को लेकर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों का आखिर रुख क्या रहा। मैं कहना चाहूँगा, भारत और सोवियत रूस एक दूसरे के नेहरू युग से, या मैं कहूँगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से, युग से दोस्ती है। अब 2030 के सपने देखें, 2040 के देखें, भारत और रूस एक दूसरे के सहयोगी हैं और ज़्यादा एक दूसरे के विकास में और सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं। हमारे रशिया के साथ संबंध बहुत मजबूत हैं। पुतिन साहब पहले भी भारत आए हैं। हमारे लोग, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी रशिया गए हैं। हमारे समझौता, हमारे जो संबंध हैं वो बाकी जो दुनिया के जो बायलैटरल्स हैं उससे अलग हैं और रशिया हमारा थ्रू आउट एक मजबूत दोस्त की तरह खड़ा रहा है। No, I think these are very important gestures, and I think you must understand that diplomacy is both symbol and substance. The symbolism is very much an important part of our foreign policy outreach. And when the Prime Minister goes to the airport, when he puts him in his own car, when he takes him for a private dinner, when he gives him the Gita translated into Russian, all of these are very significant, symbolic gestures. But they are not a substitute for the substance. The substance is going on right now behind closed doors. We don't know what's being discussed. Foreign policy relationship between two nations, इसको ऑप्टिक्स गले में लिए हिसाब से थोड़ा अलग। इससे क्या होता है ना कि वो रिश्तों की गर्माहट, क्योंकि दो मुल्कों के बीच का रिश्ता है और इस रिश्ते की बुनियाद बहुत गहरी है। 50 वर्ष से ज़्यादा हमारे बायलैटरल रिलेशन किसी एक मुल्क के साथ किस प्रकार हो और हमारा उस चीज़ को नकारना एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि हम कहाँ से क्या लें क्या ना लें। ये एक ऑटोनोमस डिसीजन इस मुल्क का है जिसका नाम भारतवर्ष है, इंडिया है। तो पहले सवाल और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही कि दोस्तों का सुपर पावर शो, जोश दिल्ली टू मॉस्को, मोदी पुतिन मिले, ग्लोबल समीकरण कितने बदले? वर्ल्ड ब्रदरहुड
मोदी का आइडिया ग्लोबल गुड, एफटीए पर सीरियस चर्चा, इकोनॉमी का नया रास्ता, डिफेंस पर साइलेंस, डील, दोस्ती और सस्पेंस। हमारे साथ मौजूद है राजीव गुप्ता जी, इकोनॉमिस्ट के तौर पर, निपुण आलम बयान साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैप्टन आई सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन बीएन झा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत इसीलिए करना चाहूंगी क्योंकि डिफेंस डील को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी। ये माना जा रहा था कि इंपॉर्टेंट डिफेंस डील होंगी, जिसको लेकर हमने कल से लगातार चर्चा की। मैं इतना समझना चाहती हूं कि डिफेंस डील हुई नहीं, या हुई है तो उसको पटल पर रखा नहीं गया, और यही नॉर्म्स हैं या यही प्रोटोकॉल है, या ऐसा ही होता आया है। बीएन झा साहब जी, डिफेंस डील कहाँ पे था? देखिए, डिफेंस की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसकी एक प्रोसीजर होती है, जिसे हम लोग डीएपी कहते हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कौन कौन सा ऐसा स्टेप था जो पहले इनिशिएट कर दिया गया था, जिसका कि पूरा का पूरा ड्राफ्ट प्लान वो पूरा हो गया था, जो वर्कआउट थे, नेगोशिएशंस थे, वो पूरे हो गए थे, जिसके ऊपर में कि अभी साइन होना था समिट में। क्या ऐसा कोई चीज़ हुआ था? ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ था। आप याद रखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्टली Su-57 खरीदने के लिए यहाँ पे साइन कर लेंगे, तो अपने जो देश का अपोजिशन और देश में जो एक टूल किट चल रहा है, वो प्रधानमंत्री और देश को चीर के जला के रख देंगे। क्योंकि हमने देख लिया हुआ कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील हुई थी रफाल की, उसमें कितने बखेड़े खड़े किए थे इन्होंने। और वो जो रफाल डील हुआ था, वो 7 साल के ट्रायल टेस्टिंग के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके, और तब 2012 में उस तत्कालीन सरकार ने कहा था कि हमारे पास में पैसे ही नहीं हैं। तो ये सब आप याद रखिए। तो ऐसा कोई भी डिफेंस डील अभी साइन नहीं होने जा रहा था। हाँ, एक ऑफर है, और वो ऑफर अभी भी दिया है उन्होंने, कि हमारे पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57 है, अगर चाहें तो हम इसका जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वो प्लान दिया हुआ है, एक ऑफर दिया हुआ है। लेकिन अभी तक भारतीय वायुसेना ने EOI भी ये नहीं डाला है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी अभी तक नहीं डाला। तो कहाँ हम कैसे कह सकते ये डील साइन नहीं हुआ? हाँ, 2-3 चीजें थी जिसके ऊपर हम बातचीत हुई होगी, और उसमें से सबसे बड़ी जो चीज थी, हमने S-400 खरीदने का जो प्लान किया था, उसमें 5 स्क्वाड्रन के हमने साइन किए थे, पैसे उनको दिए हुए हैं। 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, 2 स्क्वाड्रन अभी तक डिलीवर नहीं हुई। तो उसके ऊपर हम बातचीत हुई होगी कि उसको हैसन करे। और एक और इन्होंने दिया होगा अपने तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम 2 या 3 और स्क्वाड्रन खरीदना चाहते हैं, जिसके ऊपर में फिर से प्राइस नेगोशिएशंस होगा, उसके ऑफसेट जो रिक्वायरमेंट होंगे वो सब पूरे होंगे। तो ये सब चीजें अभी होनी बाकी है। दूसरा, S-500 तो कहीं धरातल में है नहीं, और जानते हैं S-500 हमारे पास में है, भारत के पास में बहुत कम लोगों को पता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम प्रद्युम्न है, ये धरती से ऊपर 180 किलोमीटर तक ऊंचाई में बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। और S-500 में यही एक एडिशनल चीज है जो कि हमें मिलता है। तो हमारे पास में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है प्रद्युम्न, हमारे पास में अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे पास में बैरक है, हमारे पास में क्विक रिएक्शन मिसाइल है, हमारे पास में मीडियम रेंज मिसाइल है, और हमारे पास में एक बहुत बड़ी ऐसी एसेट है जिसके बारे में शायद इस पैनल में भी लोगों को पता नहीं होगा। वो है INS ध्रुव और INS अन्वेष, जिसमें कि ये पार है कि वो 1500 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब 3000 किलोमीटर के दायरे में, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमारे तरफ में आ रहा होता है, तो उसका संकेत इमीडिएटली अपनी जो एक इंटीग्रेटेड प्रणाली है उसको दे देता है, और ये भी बताता है कि क्या उस मिसाइल के वॉरहेड में न्यूक्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। ये सब चीजें हमारे पास में ऑलरेडी हैं। तो हम S-500 की तरफ हम कूदें क्यों? हमारा अभी ये एक सपना जो पूरा होने जा रहा है अपना आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें सुदर्शन चक्र जो मोदी जी ने एक टारगेट दिया हुआ है, तो S-400 ले लीजिए, उसके ऊपर
जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये ऑलरेडी चीजें हैं। और एक और चीज के ऊपर में लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर में डील साइन होनी है, वो था कि एक और न्यूक्लियर सबमरीन को लीज करना। देखिए हमारे पास में अपने इंडिजिनस पूरा सेल्फ रिलायंट 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, INS अरिघात और INS अरिहांत। तीसरा ऑलरेडी बन रहा है जो कि अगले साल के शायद लेट पीरियड में ऑलरेडी पानी में होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास में हैं। तो हम किस चीज की कमी है हमें? जहां तक Su-30 का एयरक्राफ्ट का सवाल है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने हैं, उसके लिए फिर से नया एक डील साइन होगा। जो अपग्रेड्स हैं उसमें डाले जाएंगे, एवियोनिक्स अपग्रेड हैं वो डाले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक COD का जो हमारा एक समस्या है कि हमारे ऑर्डिनेंस कोर का जब से हमारे ऑर्डिनेंस कंपनी का जब से रिफॉर्मेशन हुआ है, उसमें अत्याधुनिक मिसाइल बनाने की क्षमता आ गई है। वहां पे रशिया का एक मिसाइल है जो कि KH-31 सीरीज के नाम से जानते हैं, और उसी में KH-58 सीरीज के भी नाम से जानते हैं। ये BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, जिसका कि बहुत सटीक मार होता है। वो हम अपने यहाँ पे बना सकते हैं। उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रूस शायद हमें दे सकता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बाकी नेवल के लिए कुछ नहीं है, आर्मी के लिए भी कुछ नहीं है। आर्मी के लिए हमारा टैंक जो है वो ऑलरेडी अर्जुन मार्क 1A अत्याधुनिक है, वो के सर्वोत्तम में से एक है। हमारा अपना आर्टिलरी सिस्टम जो है वो सर्वोत्तम है। जो ULH हम लोग कहते हैं, जो LNT द्वारा बनाया गया है, कोरिया की कंपनी द्वारा, अत्याधुनिक ये आर्टिलरी सिस्टम है। तो हमारे पास में सब कुछ है। इसीलिए मतलब मैं अगर झा साहब इसको बहुत इजी उसमें मैं आगे लेकर जाऊं कि जब हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो जिस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम इस दिशा में जा रहे हैं, उस डिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ना क्यों एट द मोमेंट व्हेन देयर इज नो नीड? कैप्टन आई सिंह आप इस बात से अग्री करते हैं क्या? क्योंकि इधर एयर डिफेंस पर, दूसरी तरफ एविएशन और नेवी में भारत और रूस के बीच में पार्टनरशिप को लेकर बात हुई है। क्या ये माने कि हम आने वाले कुछ सालों में इसका एक अपग्रेडेशन के तौर पर देखेंगे? और जो बात अभी झा साहब ने कही, आप उससे टोटली अग्री करते हैं, या फिर ये उस डाइवर्सिफिकेशन को भी खोलता है जिसमें सिर्फ रूस क्यों, फिर बाकी देश भी? पूर्णिमा एक चीज मैं ऐड करना चाहता था, अगर 30 सेकंड आप दे तो। सर प्लीज बोलिए। एक ही सिस्टम है जो है Su-57, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये ऑलरेडी रशिया ने डेवलप किया हुआ है। इसमें कुछ इंडिया स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर वो रूस देने के लिए तैयार हो जाता है, इसका को प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले दिनों में। लेकिन इसको DAP के थ्रू जाना पड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। पूर्णिमा जी। कैप्टन बिल्कुल पूर्णिमा जी, जैसे झा साहब ने बताया, 5th जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है। वाकई में ये भारत को इसकी आवश्यकता भी है। अगर ये भारत के पास आ जाता है तो ये भारत की एक जो है ना, जो हवाई एक क्षमता है वो बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस टाइम उसकी हमें ज़रूरत भी है। बाकी जो हमारे पास मिसाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिसाइल हैं, और 2 मिसाइलें जो रसिया की तरफ से हमें मिली हैं, चाहे ब्रह्मोस हो चाहे S-400 हो, तो इनका हम जो इसमें उपयोग करके देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर जो भी अटैक हुए, वो इन दोनों ही मिसाइलों ने उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी। और रही जो आर्टिलरी के पास जो गने हैं, पूर्व में चाहे 130 हो 60 हो, ये भी हमें रसिया के ही माध्यम मिली थी। तो रसिया से हमें काफ़ी कुछ मिला है। आगे जो 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो वाकई में बहुत ज़रूरत है, और पुतिन साहब की तरफ से उसका कहीं ना कहीं भारत को आगे होके कहा भी गया है, और वहाँ से मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ वही अमेरिका से अगर हम लेते हैं और रूस से लेते हैं, तो एक तो जो कॉस्ट है उसमें बहुत अंतर है। और फिर सबसे बड़ी बात इसमें यह हो जाएगी, अगर अमेरिका देता है तो वो अपने जो भी उसके एयरक्राफ्ट है उसकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा नहीं करता है, मगर रसिया इस चीज में जो है ना बिल्कुल भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है, और वो टेक्नोलॉजी साझा करते हैं। क्योंकि इनके हमारे पास पहले से भी है, सुकोई है, मिराज है, तो इनके पहले से है, और इन्होंने हर चीज़ की टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा करी है। तो इसलिए जो रसिया है
वो उसके ऊपर भारत हर तरह से विश्वास कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अमेरिका से संबंध नहीं, संबंध उससे भी अच्छे, मगर थोड़ा ये है कि विश्वासनीय ज्यादा कौन है। तो यहाँ विश्वास में ज्यादा से ज्यादा हम रसिया के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, कांग्रेस इसे अमेरिका के ऊपर विश्वास तो कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि अमेरिका अपनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा कर देगा। ठीक है राजीव गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि तेल को लेकर बात हुई, एक तेल सप्लाई जारी रखने की गारंटी की बात यहां पर हुई है। मैं आर्थिक पर्सपेक्टिव से जरा इसको समझना चाहती हूं, क्योंकि अभी भारत ने यूएस की तरफ से टैरिफ झेले हैं, रूस यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, ये सारे के सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरी तरफ भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। आपको लगता है कि अगर तेल सप्लाई जारी रहने की बात है और हमें सस्ता तेल मिलता रहेगा, हम उसको कंटिन्यू रखते हैं डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर प्रेशर टैक्टिक्स यूएस इज यूजिंग एट द मोमेंट, हमारी इकोनॉमी के लिहाज से ये अच्छा रहेगा? अनम्यूट कर लेंगे सर। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये सबको बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी, सबको, कि इंडिया अपने डिसीजंस आज अपने हिसाब से लेता है। वो इस दौरान में अगर आपने इंटरव्यू सुना हो पुतिन साहब का, जो अंजना जी ले रही थी जी, तो उसमें उन्होंने भी ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री किसी से झुकते नहीं है और जिस तरीके के डिसीजंस लेने चाहिए वो लेते हैं जो कि देश के हित में हो। इनफैक्ट उन्होंने एक और भी बात आगे जाके कही कि वी आर लकी टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु इज ऑलरेडी, हमेशा वो भारत के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे दौर में हमें अपनी एनर्जी नीड्स को जहां से हम पूरा कर सकते हैं सस्ते में, वो हम कर रहे हैं, करते रहे हैं, और मुझे लगता है करते रहेंगे। जहां तक सैंक्शंस का सवाल है, वो मैं पहले भी आपसे, ये बात पहले भी हो चुकी है कि इसके वजह से हमारा जो ट्रेड है, करीब 240 बिलियन डॉलर का यूएस से ट्रेड है, उसमें कुछ 27-28% की गिरावट फिलहाल आई है। लेकिन उस गिरावट को पूरा करने के लिए बाकी देशों ने रास्ते खोले हैं। ये भी बात मैं बहुत दिनों से कहता रहा हूं। जैसे ही ये सरगर्मी शुरू हुई थी, मैंने कहा था एक नया ब्रिक्स एमर्ज करेगा, और वो नया ब्रिक्स एमर्ज करने का मतलब सिर्फ यही है कि रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब कैसे इकट्ठे होके काम कर सकते हैं। ये उनके इंटरेस्ट में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में है, उनके इंटरेस्ट में भी है। क्योंकि अगर आप देखें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में लोगों के पास डॉलर्स रहते हैं, और डॉलर इस टाइम अगर आप अमेरिका की स्थिति देखेंगे, करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो गया है, और हर क्वार्टर में 1 ट्रिलियन डॉलर ऐड हो जा रहा है। तो मतलब जब तक ट्रंप साहब जाएंगे तकरीबन 50 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे। तो उतनी बड़ी जब डेट को देखते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। जैसे एक कंपनी होती है, वो अगर बहुत डेट लेती रहती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, उसकी रिपेमेंट की कैपेबिलिटी में दिक्कत आने लगती है। जब उसकी रिपेमेंट की कैपेबिलिटी में दिक्कत आने लगती है, और अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में और सब चीज में डॉलर रखे हुए हैं, तो सबके लिए ये डर का विषय है। तकरीबन अमेरिका का 22 से 25% डेट चाइना और जापान जैसे देशों के पास है। तो आप सोचिए, अगर आज से कुछ समय बाद अगर ऐसा कोई माहौल आता है कि अमेरिका अपने पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करने लगता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि डी डॉलराइजेशन हो। उस डी डॉलराइजेशन के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं वो बड़े ध्यान से उस इंटरव्यू को देख रहा था, तो पुतिन साहब ने कहा कि जल्दी किसी चीज में नहीं है, हम सब ये धीरे धीरे अपने आप हो रहा है। और एक्चुअली ये धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप होता चला जाएगा। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले सब कुछ स्विफ्ट के थ्रू होता था, अब हमारा यूपीआई और कई चीजें इसमें काम करने लगी हैं। तो एक तो डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी की कम होनी शुरू हुई है। दूसरा, इंडिया और रशिया अब रूपी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। तो आई थिंक ये सब चीजें इंडिया के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, हमारे देश के लिए भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और मुझे लगता है अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं,
वो सस्टेनेबल नहीं है। वो किसी ने सुबह में कहीं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा टेस्टिंग दी वाटर्स। अमेरिका मुझे लगता है कि वो वाटर टेस्ट करता है कि भैया जाइए देखिए कितना झुकता है आदमी, उसके हिसाब से फिर आगे देखेंगे। तो मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं है, उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और इंडिया पुतिन के लिए साहब ने छोड़ अपने दीजिए, उस उनके लिए इंटरव्यू भी के दौरान एक सस्टेनेबल बात नहीं का और जिक्र किया था कि भविष्य को आकार देने वाली साझेदारी की तरफ भारत और रूस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सब कुछ बहुत आगे की सोच, एक आगे का विजन लेकर दोनों नेता बढ़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन निपुण सर उससे पहले आपसे ये सवाल, क्योंकि G7, नेटो, ब्रिक्स, इन तमाम चीजों की मौजूदगी में भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को इस मुलाकात के बाद आप कहां पर खड़ा हुआ देखते हैं, कहां पर पाते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, क्या है कि हम लोग नैम को लेके चले थे जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन जब पीएम मोदी आते हैं 2014 में तो वो एक सिंपल सी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, वो है मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सब में क्या करेंगे, एंगेज करेंगे। मकसद एक ही है, वो मकसद है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे और अपना एकदम लक्ष्य, एकदम विजन क्लियर है 2047। यानी कि अभी विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसी की है तो भारत की है। अभी मेरे से पूर्ववर्ती इकोनॉमिस्ट के बोल रहे थे सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे भाई साहब। आप देखिए, एक बात कही जाती थी, मैं कई इकोनॉमिस्ट से सुना था कि भारत की इकोनॉमी अमेरिका से चलती है, अमेरिका हल्का सा टैरिफ लगाएगा और अमेरिका के टैरिफ लगाते ही भारत की इकोनॉमी क्या होगी, धड़ाम से गिरेगी। लेकिन हुआ क्या, 8.1 की ग्रोथ रेट हमने क्या की, दर्ज की है। ये इम्पैक्ट दिखाता है कि भारत ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। तो जो ये हमारी डिपेंडेंसी मानी जाती थी कि अमेरिका पर या किसी एक देश के ऊपर है, उससे हम बाहर निकलकर नए नए विकल्प निकाले, उसका परिणाम हमें दिखने लगा है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि भारत की जो लीडरशिप, अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले एक लुइस इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसने कंसीडर किया कि भारत अब मिडिल पावर नहीं, भारत नाउ इज ए मेजर पावर। मेजर पावर को उन्होंने कंसीडर किया। रीजन कि भारत अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, लोग उस पॉलिसी को देखते हैं। मैं जापान के एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, जापान के लोगों ने कहा कि हमने जल्दीबाजी कर दी अमेरिका से प्रेशर में आगे डील करने में। अगर हमने थोड़ा भारत को कॉपी कर लिया होता तो जिस प्रकार से भारत ने 50% टैरिफ, आप सोचिए दुनिया में आज कोई देश ऐसा नहीं जिसके ऊपर इतने बड़े टैरिफ चल रहे हो जितने भारत के ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद भी भारत झुका नहीं। और भारत जो है, ये आपका पोस्टिंग हुई है, यानी कि पुतिन साहब की जो विजिट हुई है, इसमें बगैर कहे बहुत कुछ कह दिया गया कि भारत झुकेगा नहीं। जो मूवी का डायलॉग है ना, वो डायलॉग पूरा हुआ। और बात है कि इसमें कोई कहना नहीं कि कोई एटीट्यूड मारा, जैसे चीन के द्वारा रिएक्शन दिया गया था अमेरिका को, हमने वो रिएक्शन नहीं दिया, हमने अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा दिया। मोर इम्पोर्टेंटली सर, अगर आज सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की आप हेडलाइंस देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिव नोट पर जाती दिख रही है। और ये शायद हम इस पोजीशन पर खुद को लेकर आए कि वो चाहें या ना चाहें, बात तो अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, दोस्ती अच्छी हो रही है, आगे का विजन दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अच्छे से लेकर जा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास आने से पहले एक बार सुनील कौशिक साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेन पॉलिसी को लेकर पिछले कई समय में ऑपोजिशन की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए और आज भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है जिसमें कहा जा रहा है अरे कोई डील नहीं हुई, क्या हुआ, ये तो फोटो ऑप है और सारा का सारा पॉलिटिकल ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब देख नहीं पा रहे, देखना नहीं चाहते, या सिर्फ राजनीति की मजबूरी ऐसी कि कहना तो है, ऑपोजिशन में है तो कह देंगे। नहीं, देखो पूर्णिमा जी, जो कुछ भी आज हुआ और जहां मैं अपने चश्मे से देख पा रहा हूं, बिना पुतिन के आए हुए भी हो सकता था। जो भी बातें कही जा रही हैं भविष्य के लिए कही जा रही हैं, या जो समझौते हुए उसके लिए पुतिन जी का दौरा आवश्यक नहीं था। जो एक संदेश था, और जिन सरकारों में, चाहे किसी देश की सरकार हो, कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, यदि इतने भारी भरकम 7 मंत्रियों के साथ पुतिन जी का दौरा भारत का होता है, उसके बाद जो विश्व बिरादरी को जो संदेश जाना चाहिए था वो मैं जाता हुआ नहीं देख पा रहा। और इसलिए जाता हुआ नहीं देख पा रहा कि कोई एक ऐसा संदेश पुतिन जी की तरफ से या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से नहीं गया, कुछ एक अलग हटके गया हो। जितना दबाव बनाया गया, जो पिछले कई महीनों से विश्व स्तर पर जो रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से जो एक दूसरे के खिलाफ पक्ष में चल रहा हो,
देखेंगे पिछले 2-3 साल में दोस्त दोस्त नहीं रहे, दुश्मन दुश्मन नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में जहां भारत अडिग बना रहा, चाहे अमेरिका ने कितना भी दबाव बनाने का प्रयास किया हो, उसके बावजूद पुतिन का दौरा होता है तो एक बड़ा संदेश जो जाना चाहिए था, मैं अपने चश्मे से नहीं देख पा रहा। दूसरी बात, इतना लाओ लश्कर के डिप्लोमेसी ना, नहीं, क्या डिप्लोमेसी, बेसिक डिप्लोमेसी। नहीं, मैं एक ऐड ऑन करूंगा सुनील भाई साहब की बात पर। देखिए क्या था कि जब अमेरिका से हमने एक लेमोवा समझौता किया था, जिसमें हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट करने की बात की थी कि जितने हमारे नेवल बेस हैं, एयर बेस हैं, जितने हमारे सैन्य अड्डे हैं, वहां से हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे अमेरिका को। बड़ा हल्ला हुआ था। आज पुतिन साहब के साथ ये डील हुई हमारी, इसको लेके कोई बात नहीं हो रही है। ये समझौता भी तो हुआ, आप सोचिए काउंटर तो कर दिया ना अमेरिका को। जरा संजीव जी को, क्योंकि आपने कहा कि एक बड़ा संदेश जाना चाहिए था, वो नहीं गया। संजीव जी, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये तो डिप्लोमेसी हुई ना, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप सब कुछ बताएं। देखिए पूर्णिमा जी, मैं सुनील जी से सहमत नहीं हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की 4 वर्षों के अंतराल पे हुई है, और एक ऐसे वातावरण में हुई है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, उसके नेगोशिएशंस और बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको शांत कराने की अभी भी चल रही है। ऐसे वातावरण में यदि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने का निर्णय किया, तो जाहिर है कि उनका ये जो निर्णय है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके इस विजिट को पूरे विश्व में क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस यात्रा के दौरान हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1-to-1 जो उनके डायलॉग हुए, उसमें हमने जो बातें सुनी और जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले जो वर्ड्स ऑफ विजडम को, जो कि उन्होंने समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में ही राष्ट्रपति पुतिन से कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, उसी तरीके की शांति की जो बातें जिस तरीके से एक विश्व नेता के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से एक बार फिर से डायरेक्टली रखी हैं, उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, उसका एक बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज पूरे विश्व में गया है कि भारत के ऊपर आप टैरिफ लगाने का एक जो बहुत ही शॉर्ट साइटेड निर्णय ले सकते हैं, लेकिन भारत का जो एफर्ट है पूरे विश्व बिरादरी में, पूरे विश्व समुदाय में एक शांति, सुरक्षा, स्थिरता आपको कायम करने का वो जो संकल्प है वो लगातार कायम है। और भारत के प्रधानमंत्री ने तो इस रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए पूर्णिमा जी कीव की यात्रा भी की थी, उन्होंने मॉस्को की भी यात्रा की, वाशिंगटन डीसी की यात्रा की, सभी नेताओं के साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं और लगातार वो भारत बैक चैनल के माध्यम से इस पूरे युद्ध को शांत कराने का प्रयास करता रहा है। ब्लैक सी ग्रेन डील जो हुई थी वो भारत के प्रयासों से ही हो पाई थी। संजीव जी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो संजीव जी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले सालों से। आज की जो मीटिंग हुई, जो आज का दौरा था पुतिन जी का, उसकी बात हम कर रहे हैं ना। ये तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बात से सहमत हूं। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर एक तो सर तेल मुझे एक्चुअली सर हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन मैं एक बात कहते जाऊंगी, फिर मैं आप सबके काउंटर्स लूंगी। इनफैक्ट राजीव जी भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुलाकात के बाद तेल, जिसको लेकर लगातार प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, अगर ये एश्योरेंस मिला कि भाई वो बिना रुके जारी रहेगी, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर जिसको लेकर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, अगर पुतिन यहां पर आते हैं, आतंकवाद को लेकर समर्थन देते हैं, ये कहते हैं उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ट्रेड को लेकर बात होती है, भविष्य की रणनीति पर, विजन पर बात होती है, अपने नेशन फर्स्ट की बात होती है, तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव टेक अवे पॉइंट्स हैं जो इस मुलाकात से लेने चाहिए, जो एक ग्लोबली एक मैसेज जरूर देता है। संजीव जी, वापस आपके पास आ रही हूं सर। जी, देखिए पूर्णिमा जी, 10 इंटर गवर्नमेंटल डील्स साइन हुई हैं, 15 कमर्शियल डील साइन हुई हैं। डिफेंस का जो सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का है, स्पेस का है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मॉलर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इत्यादि के क्षेत्र में लगातार गंभीर चर्चाएं हुई हैं। और जैसा कि आपने पूर्णिमा जी स्वयं बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम ऑयल की सप्लाई आपको करते रहेंगे, और ये भारत ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये भारत किसी के दबाव में आकर के कि हमें किससे तेल खरीदना है और किससे तेल नहीं खरीदना, ये भारत की सरकार ही डिसाइड करेगी। इस यात्रा से मैसेज पूरे विश्व को बहुत ही लाउड एंड क्लियर ये जाता है पूर्णिमा जी। और मैं जाहिर है कि जो अभी सुनील जी कह रहे थे, मैं उसमें उसको सहमत नहीं था, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि मैसेज बहुत स्पष्ट गया है। मैसेज ये गया है कि भारत, चाहे वो अपनी विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसके जो निर्णय है
उसको स्वयं लेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत इंटैक्ट रखेगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के को इंटैक्ट रखते हुए अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम जो भी चाहेंगे, जो भी इस तरीके की डील करना चाहेंगे करेंगे। और रशिया के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो अटल है, अटूट है और दुनिया में चाहे कितने भी बड़े उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, भारत और रशिया की ये जो दोस्ती है जिसको हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो इंटैक्ट रहेगी, वो अटल है और जैसा कि मैंने कहा और भी अधिक मजबूत होगी। और पूर्णिमा जी एक बात मैं और भी देखा, मैंने इस बात को एसेस किया है कि जब कभी भी भारत और रशिया के बीच में या पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन के बीच में कोई संबंधों में तनाव लाने की या उसके ऊपर चैलेंज लाने की कोशिश की गई तो ये संबंध और भी अधिक मजबूत हो गए। 1971 का आप भारत और पाकिस्तान का युद्ध देख लें, बांग्लादेश का जब जन्म हुआ उस समय इंडिया यूएस जो फ्रेंडशिप जो ट्रीटी थी, मैत्री की जो संधि थी वो साइन हुई थी। पूरे शीत युद्ध के समय में आप देख लें कि पाकिस्तान ने जब कभी भी भारत के नितांत आंतरिक मामले कश्मीर के ऊपर भारत को घेरने की कोशिश की तो रशिया हमारे लिए कवच और ढाल बन के खड़ा रहा। उसी तरीके से जब रशिया के ऊपर 2022 फरवरी में संकट आया, जब रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध शुरू हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड और हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए, तब भारत सच्चे मित्र की बात रशिया के साथ खड़ा रहा। और आज भी ये जो विजुअल सामने आए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पे मिले, एक ही गाड़ी में ट्रेवल किया और जिस तरीके की बॉनहोमी, जिस तरीके के बॉडी लैंग्वेज जो सामने आए हैं, उसने पूरे विश्व को मैसेजिंग है। ये सारी की सारी मैसेजिंग है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली जो खास तौर पर वो डोमिनेंस का एक रवैया अपनाए हुए थे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किए गए हैं जिसमें किस तरीके से भारत और रशिया कोऑपरेशन और उसके डाइवर्स एंगल पर चर्चा हुई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम 2030 तक, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को दोनों देश मिलकर आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, शिप बिल्डिंग की बात, स्किल, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड मच मोर। प्रधानमंत्री की तरफ से काफी डिटेल्ड ये ट्वीट है कुछ तस्वीरों के साथ, लेकिन ऐसा लगता है झा साहब कि ये भविष्य की बातें ज्यादा हैं। जब हम विजन की बात करते हैं और उस विजन में हम जहाज निर्माण जैसे हम शामिल करें, ठीक है भाई, नहीं लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन है तो। अगर हम समुद्री सुरक्षा निगरानी की बात करें, उस चुनौती की हम बार बार चर्चा करते हैं, अगर उसको लेकर कोऑपरेशन बढ़ता है, परमाणु ऊर्जा सहयोग, इसको लेकर अगर चर्चा होती है, तो ये तो भविष्य में भारत अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, अपनी संप्रभुता को कैसे बरकरार रखे, एट द सेम टाइम रशिया, ये भी तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए आज के दिन में भारत की डेमोक्रेसी इतनी सशक्त हो गई और इतनी वाइब्रेंट हो गई है कि कभी कभी डर लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने सांस लिया तो अपोजिशन चिल्लाना शुरू है कि प्रधानमंत्री ने सांस क्यों लिया, और अगर नहीं लिया तो उस पर भी कहिए कि प्रधानमंत्री सांस इसलिए नहीं लिया कि वो नहीं जीना चाहते हैं। वहाँ हम लोग आज के दिन में खड़े हैं। देखिए आज के दिन में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई है। अमेरिका ने हमारे ऊपर में कह लीजिए सैंक्शन लगाया, वो चाहता है कि हम उससे तेल नहीं खरीदें। अमेरिका ने हमारे ऊपर में टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने हमारा G404 इंजन जो तेजस के लिए है उसको बंद कर रखा है। तो अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है और ये दबाव डाल रहा था पहले से ही। ये जो मीटिंग थी ये थी क्या, ये एनुअल समिट थी इंडो रशिया की। तो अगर पुतिन यहाँ पे आए हैं और कोई ये कह रहा है कि नहीं बिना पुतिन के आए भी हो सकता था, नहीं हो सकता था। ये समिट मीटिंग थी, चाहे उसमें जो भी प्रोग्रेस हुआ हो। आज से आप पिछला चैप्टर निकाल के देख लीजिए किस किस चैप्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ था इस बायलैटरल समिट में, उसके कंपैरिजन में इसमें तो बहुत प्रगति हुई है। क्योंकि जहां एक तरफ में हमारे ऊपर में ट्रेड सैंक्शंस लग रहे थे, वहीं पे आज प्रधानमंत्री ने जो व्यापारिक एक मीटिंग हुई थी उसमें यह क्लियर कर दिया था कि हम अपना बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने जा रहे हैं $100 बिलियन बाय 2030। और वहीं पे ये भी ऐड कर दिया है कि इसमें जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है कि हम उसको बहुत पहले ही अचीव कर लेंगे। तो ये क्या चीज था, ये तो डायरेक्टली मतलब चैलेंज करना है अमेरिका को और उसकी जो अधिपति है, डायरेक्टली चेंज करना हुआ। मतलब आप बिना अमेरिका का नाम लिए हुए उसको धराशायी कर रहे हैं। उसके तरीके सर पहले भी थे ना, हमने जब बाकी देशों के साथ FTA एग्रीमेंट्स किए, हमने जब अभी संभावित भारत रूस के बीच हम FTA की बात कर रहे हैं। जी अंजना जी, मैं एक्चुअली कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ। सुनील भाई अभी कह रहे थे कि मैसेज लाउड एंड क्लियर नहीं गया, तो मुझे ये समझ में आना बंद हो गया कि क्या लाउड और क्लियर के आयाम बदल गए हैं।
मतलब जब से ट्रंप साहब एक तरीके से पूरी दादागिरी करते हैं, क्या सिर्फ वही एक मैसेजिंग होती है? मेरे को लगता है परिपक्व देश, परिपक्व नेता, उनकी मैसेजिंग तो ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। 1.5 घंटे का पुतिन साहब ने इंटरव्यू दिया, जरूरत नहीं थी देने की, अगर मना कर देते तो कोई थोड़ी ले सकता था वो इंटरव्यू। उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत क्लियरली बताया, उसमें साथ में ये भी कहा कि हम सिर्फ डिफेंस डील के बारे में भी पूछा था अंजना जी ने, और उन्होंने बहुत क्लियरली उसमें कहा कि हमारी डिफेंस डील सिर्फ आर्म्स बेचने की बात नहीं है, पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, हम इंडिया के साथ जॉइंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियर। मेरी बात समझ में नहीं आ रही जो आप बोल रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, नई बात क्या कही? कुछ नई चीज मुझे सुनाई नहीं दी कि जो रशिया के राष्ट्रपति ने चाहे उस इंटरव्यू में कहा हो, सुन लीजिए ना, नए में क्या कहना मतलब नए में जो सुनी सुनाई बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वो पहली बार कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या पहली बात हमारे साथ समझौते हो जिन समझौतों को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही उस इंटरव्यू में, क्या वो समझौते में आगे बढ़ाने की रशिया ने कभी बात नहीं कही क्या? नहीं, पर मैसेजिंग किस चीज से होती है? वो तो उनका आना साथ मैसेजिंग मिनिस्टर्स को लेके मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा $100 बिलियन तक ले जाएंगे हम, लेकिन खाई कैसे पटेगी इस पर नहीं कहा उन्होंने। $65 बिलियन का हमारे साथ व्यापार समझौता हो रहा है, उसमें 60 का हम निर्यात कर रहे हैं, 5 का निर्यात कर रहे हैं और 60 का आयात कर रहे हैं। अब आप $200 बिलियन ले जाइए। कौशिक साहब, जो है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, बेसिकली जो इम्बैलेंस है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ उनका इशारा है। बिल्कुल, उसके ऊपर भी पुतिन साहब ने कहा कि इसके बारे में भी हम समझ रहे हैं कि इसको हमें किसी तरह बांटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम और क्या-क्या चीजें यहाँ से खरीद सकते हैं। मैं बता रहा हूं, संजीव श्रीवास्तव जी बैठे हैं। जब पिछली बार दौरा रशिया के राष्ट्रपति का हुआ था, तब भी यही मुद्दा उठा था और तब भी वो आश्वस्त करके गए थे। आज 4 साल हो गई, हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन ट्रेड बढ़ा है, कहां बढ़ा? नहीं, डेफिसिट है पर ट्रेड बढ़ा है। ट्रेड बढ़ा, डेफिसिट बढ़ा है, डेफिसिट है लेकिन ट्रेड बढ़ा है। निर्यात जितना होना चाहिए था, $60 बिलियन का डिफरेंस। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ संजीव जी, जल्दी से 30 सेकंड्स रख देंगे संजीव जी, ताकि उसमें वाइंड अप कर सकें। हाँ, 30 सेकंड। पहली बात तो ये कि रशिया एक वॉर टाइम में पहुंचा हुआ राष्ट्र रहा। फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हो गया, और जब कभी भी पूर्ववर्ती समय में, सोवियत यूनियन के समय में भारत के ऊपर कोई संकट आया, तो सच्चे मित्र की भांति रशिया या सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा रहा। उसी तरीके की रेसिप्रोसिटी, जैसे कि रेलॉस में रेसिप्रोसिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही रेसिप्रोसिटी, सच्ची मित्रता दिखाते हुए रशिया से भारत ने अपना जो कमर्शियल टाइज है उसको मल्टीफोल्ड कर लिया है। आज से $10 बिलियन का ट्रेड था 2022 में, और अभी $68 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और ये $100 बिलियन तो अभी मुझे लगता है 2 ही 3 साल के अंदर क्रॉस हो जाएंगे। 2030 तक तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि 150 भी पहुंच जाए। तो ये जो भारत और रशिया के संबंधों में जिस तरीके के एक्सप्रेशन सामने आए हैं, उसको भी आप देखिए, ये सब नई बातें हैं, ये नए डेवलपमेंट है। ये जरूर है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हेविली रशिया के फेवर में है, लेकिन रशिया एक वॉर टाइम में है, इस बात को भी हमें समझना होगा। और रशिया ने ये कहा है कि आप हमारे अंदर देश में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, यूथ को ले आइए, और भारत को थोड़ा सा मुझे सर इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। सो सॉरी सर। कैप्टन साहब जल्दी 30 सेकंड्स आपके लिए रखें। पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत संदेश तो बहुत क्लियर है। हमारे कौशिक साहब भले ही उसमें अपनी राय रख रहे हो, मैं उसके ऊपर कोई, मैं ऐसा मान लेती हूँ कि इस पूरे पैनल में विपक्ष की भूमिका में है। नहीं, मैं विपक्ष नहीं मानूंगा, वो अपनी राय अपनी रख सकते हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि जो घोषणा हुई है वो बिल्कुल दोनों ही साथ मिलके हुई है और दोनों के ही हित में है। सबसे बड़ी जो एक बात कही है पुतिन साहब ने, उसके ऊपर उसकी शायद कौशिक साहब ने ध्यान नहीं दिया। जो टैरिफ के ऊपर कहा है पुतिन साहब ने कि इसके ऊपर गलत है, इस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है, निपुण सर। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, जो सुनील भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो एक बल्ले बल्ले जो भगड़ा करने वाली बात आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस टाइमिंग पर ये विजिट हुई है ये मायने करती है। और देखिए, 2 बातें होती हैं डिप्लोमेसी में। एक तो जो हमारे सामने आ गई समझौते, एक जो डिनर्स पे चर्चा हुई कैसे आगे डील करना है अमेरिका को, जो वो ट्रेड डील की
की बात करें उसको कैसे करना है। पहला काम तो एक काम कीजिए, आप हमारे से तेल जुगा तो खरीदते रहिए, हम आगे कुछ और चीजें देखेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती है, मैसेजिंग की जरूरी होती है और वो क्लियर कट मैसेज है पूरा वेस्ट को कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाकर रखेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए चर्चा लंबी इस पर हो सकती है, हालांकि बहुत सारे समझौते हुए हैं और उस समझौतों के साथ साथ भविष्य में क्या आकार मिलेगा उन समझौतों की तरफ जब दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे, दोनों देशों की मजबूती कैसे होगी और खास तौर पर वो वेस्टर्न कंट्रीज जो लगातार डोमिनेंस की तरफ बढ़ रही थी उनको क्या संदेश जाता है, ये तो उनकी कल की हेडलाइंस भी बता देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।